हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 36वां नंबर टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है और इसमें जो 15% जीके के पूछे गए हैं, इस जीके के प्रश्नों को हम उचित रूप से देखेंगे, किस प्रकार से ये प्रश्न आए हैं और इनको किन तरह से हैंडल करना है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखे और प्रश्न पढ़ देता। प्रश्न पढ़ने के बाद इसका उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? ठीक है, और ये स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता ये भारतीय संविधान में भी जोड़ा गया है, प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपके फ्रांस की क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी भैया? फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का नारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब हुई थी? तो 29-30 में आपके आर्थिक महामंदी की घटना हो गई थी। ठीक है, महामारी नहीं पूछा, महामंदी है ना। महामारी का पूछा जाए तो 2000 महामारी तो आती ही रही है वैसे, परंतु वर्तमान में महामारी देखी जाए तो क्या मैंने 2019 में। ठीक है, चलिए भैया, तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी या कब घटित हुई थी? तो आर्थिक महामंदी विश्व में आई थी दोस्तों 1929 और 30 में सर्वाधिक। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? सैयद वंश से इतने सवाल आने हैं नहीं। सैयद वंश से सिर्फ मात्र ये एक सवाल आता, बाकी कोई सवाल नहीं आता सैयद वंश का। ठीक है, तो सैयद वंश के संस्थापक हो जाएंगे खिज्र खां। ठीक है, बाकी इसके अंतिम शासक भी आप याद रख सकते हैं और इनकी राजधानी से संबंधित या कोई सवाल आ सकता है तो आ सकता है। बाकी 100 में से यदि 90% देखा जाए तो मात्र एक ही सवाल आता है सैयद वंश से, और वो यही है। क्या ये सवाल है? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हर्यक वंश का संस्थापक। ओके, तो हर्यक वंश का संस्थापक तो आपके बिंबिसार हो जाएगा। इसका पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु इसका पुत्र था। हर्यक वंश था, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अब अजातशत्रु का पुत्र आपके उदयन था। उदयन था अजातशत्रु का पुत्र। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों आपके उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन ने किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की, आपको बता दूं मैं। ठीक है ना, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नंद, धनानंद, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? धनानंद था, जिसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। शिशुनाग, शिशुनाग वंश का शिशुनाग वंश का जो कहते हैं ना संस्थापक, वो शिशुनाग खुद ही था। ठीक है, और उदयन की हत्या आपके शिशुनाग ने कर दी थी। और फिर ये सबसे पहले कौन सा वंश आया था? हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद आया था आपके मौर्य वंश। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। प्रश्न संख्या 5, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ये लीजिए आगे आपके। चलिए, अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र था। वंश कौन सा था? हर्यक वंश था। ठीक है, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वंश कौन सा था? मौर्य वंश था।
ठीक है, तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इस बिंदुसार को अमित्र घात के रूप में जाना जाता है, अमित्र घात, ठीक है। महापद्म नंद, नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। और उदयन हमारा करेक्ट आंसर होगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना इसने कर दी थी, ठीक है। प्रश्न देखिए 6, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो दोस्तों सिकंदर जो था वो आपके यूनानी था। सिकंदर कौन था? यूनानी था, ना कि ईरानी, ठीक है। सबसे पहले सवाल क्या आएगा, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था। तो ईरानियों ने सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया था। उसके बाद यूनानी आए थे, यूनानी में सिकंदर आया था। सिकंदर का जो गुरु था वो था आपके अरस्तु। अरस्तु का इनके पिताजी का नाम फिलिप था, मकदूनिया के शासक थे इनके पिताजी। सिकंदर, इनके पिताजी की मृत्यु के बाद सिकंदर वहाँ का शासक बनता है। अरस्तु से क्या लेता भैया, आशीर्वाद लेकर वो विश्व विजेता बनने की नीति लेकर चलता है और भारत आता है। भारत आकर क्या करता है, सबसे पहले झेलम नदी पर सबसे पहले पंजाब के शासक आम्बी से इनका युद्ध होता है और आम्बी आत्मसमर्पण कर लेता है और आम्बी इनके सहयोग में चला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो झेलम नदी आती है। झेलम नदी के किनारे एक युद्ध होता है जिसे हम वितस्ता का युद्ध कहते हैं और उसी को यूनानियों ने किस भाषा में कहा था, उस झेलम नदी को यूनानियों ने कहा था आपके हाइडेस्पिच। झेलम नदी को क्या दिया था नाम, हाइडेस्पिच। तो वितस्ता या हाइडेस्पिच का युद्ध पौरस या पुरु और सिकंदर के मध्य हुआ था, जिसमें सिकंदर विजित हुआ था, परंतु पौरस की वीरता को देखकर उसे कुछ अपना साम्राज्य वापस प्रदान कर दिया था। फिर दोस्तों आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए तो सिकंदर का ध्यान तो था सीधा मगध पर। सिकंदर ने कहा मैंने यदि मगध पर जीत हासिल कर ली तो भैया मैं संपूर्ण विश्व पर भी आसानी से जीत हासिल कर दूं। अब वहाँ पर जो शासक था बहुत ही क्रूर शासक, विश्व का सबसे क्रूर शासक जिसे कहा जाता है वो था धनानंद। धनानंद कह लीजिए या घनानंद, अनेक किताबों में घनानंद मिलेगा, कहीं कहीं आपको धनानंद मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मगध पर किसका साम्राज्य था, धनानंद का, नंद वंश के अंतिम शासक का, ठीक है। अब दोस्तों सिकंदर की सेना बढ़ती है आगे, आगे बढ़ती है, व्यास नदी के तट पर जाती है और सेना मना कर देती है। सेना बोलती है नहीं, अब हम आगे नहीं बढ़ने वाले, अब हम युद्ध नहीं करने वाले। एक तो कारण यही हो गया कि शुरुआत में देखा जाए तो पौरस से एक छोटा सा जो पंजाब प्रांत था उस छोटे से राज्य से, छोटे से साम्राज्य से लड़ने के लिए हमें इतना युद्ध करना पड़ा, इतना भयानक युद्ध हुआ। तो आगे तो मगध जैसा विशाल साम्राज्य, बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, उसको हम कैसे हराएंगे, ठीक है। दूसरा ये था कि यूनान में जो आपके क्या कहते हैं पर्यावरण जो था, यानी कि हम क्या कह सकते हैं उसको, पर्यावरण या आपके जो अनुकूल नहीं था इनके, वहाँ का पर्यावरण अलग था, यहाँ का पर्यावरण अलग था, ठीक है। जलवायु कह सकते हैं, हाँ जलवायु दोनों की अलग थी। तो दोस्तों सैनिकों ने ये कह दिया कि अब हम इससे व्यास नदी के आगे नहीं जा सकते, हम पार करने से मना करें, हम तो वापस जा रहे। और कुछ ये भी था क्योंकि ये 8-9 महीने यहाँ रह चुके थे, तो अब इनको घर की याद भी आने लगी थी और अपने बच्चे और लुगाइयों की याद आने लगी थी, इसलिए वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। वापस जाने के क्रम में बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। ये छोटी सी कहानी थी, छोटी तो कही हमें, ठीक है जरिए, परंतु सवाल क्या पूछा है कि जब सिकंदर भारत आता है तब भारत में किसका साम्राज्य होता है सबसे बड़ा साम्राज्य देखा जाए तो मगध साम्राज्य पर उस समय अधिकार था धनानंद का, जो कि आपके नंद वंश के अंतिम शासक थे। इनकी मृत्यु कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसके प्रभाव में आकर, तो कौटिल्य के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी मृत्यु कर दी थी। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना होती है और फिर काफ़ी समय तक मौर्य साम्राज्य चलता है। फिर छोटे छोटे राज्य उदय होते हैं और उसके बाद सबसे बड़ा राज्य देखा गया है तो वो आपके गुप्त साम्राज्य देखा गया है, ठीक है। प्रश्न 7वां, एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। एकता प्रदान करना यानी कि जैसे कि अकबर ने मनसब प्रदान करने का प्रारंभ किया था, उसी प्रकार से एकता था। एकता प्रणाली पहले आ चुकी थी, अकबर से भी, मनसबदारी से भी पहले आ चुकी थी एकता प्रणाली। एकता प्रणाली में किसी पर्टिकुलर एक आदमी को वो स्थान दे दिया जाता था, उससे सैनिक वगैरह, घोड़े, हाथी, सब कुछ, अस्त्र शस्त्र सारे सब कुछ दिए जाते थे और कहा जाता था कि यहाँ की रक्षा करो, ठीक है, यहाँ से जो भी हमें प्राप्त हो और जो भी हमारे साम्राज्य के लिए उचित हो वो आप करो। तो ये आपके किया था इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली का
प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अच्छा सवाल। तो अशोक के गुरु कौन थे भैया? उपगुप्त। उपगुप्त अशोक के गुरु थे और वही बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा दी थी। क्योंकि कलिंग का युद्ध हुआ तब माना जाता है कि 1-1.5 लाख से अधिक जो जनसंख्या है वो मारी गई थी। और जब अशोक वहाँ पहुंचा था, अशोक ने स्वयं ने खुद ने कहीं युद्ध नहीं किया था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। और उस कलिंग के युद्ध में दोस्तों अशोक वहाँ जाता है और युद्ध के पश्चात जाता है। इतने भयानक, बच्चे रोते हुए, महिलाएं बैठी हुई, लाशें ही लाशें पड़ी हुई, खून चारों तरफ, पूरी मिट्टी लाल हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। यदि उस समय अशोक का हृदय परिवर्तन नहीं होता तो भारत में ना मुगल आते ना कोई और आते। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्या जानेंगे कि अशोक ने किस बौद्ध धर्म के गुरु थे, किस गुरु से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म अपनाते, तो उपगुप्त उनके गुरु थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रश्न देखिए 9वां, और चंद्रगुप्त मौर्य से भी सवाल था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म को अपनाता? अब यहाँ से ये सवाल दोनों कंफ्यूजन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और ये तो जैन धर्म को अपनाते, परंतु अशोक जो है वो भी मौर्य वंश का था, परंतु ये कौन सा धर्म अपनाता? ये बौद्ध धर्म अपनाता है। इनके अशोक के गुरु उपगुप्त थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे भैया? भद्रबाहु थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में होती है संथारा पद्धति के द्वारा। संथारा पद्धति होती है, उसमें भूखे रहकर अपने अंतिम प्राण दिए जाते। प्रश्न 9वां, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? अच्छा सवाल है। ठीक है, तो भारत में यदि देखा जाए सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे भैया हिंदू यूनानियों ने। हिंद यमन कह लीजिए या हिंदू यूनानी या बैक्टीरियाई कह लीजिए या ग्रीक कह लीजिए, या आपके हिंदू यूनानी ही होंगे। ठीक है, तो हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। राजस्थान में भी इनके सिक्के मिले हैं। ठीक है, बागोर सभ्यता के आसपास के राजस्थान में भी सिक्के मिले हैं। तो हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। फिर सवाल आता है कि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भैया सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गुप्तों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किया था? ये लौंडा यही बैठा हमारा दोस्त कनिष्क। चलिए, प्रश्न संख्या 9 हो गई। 10 देखिए, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत प्रारंभ किया था? तो जिस समय कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था उसी समय कनिष्क ने आपके क्या किया भैया? शक संवत प्रारंभ किया था। अब देखेंगे राज्याभिषेक से पहले देखेंगे दोस्तों, ये कबीला था एक नॉर्मल। ये जो कनिष्क के और आए थे ये आपके चीन से आई हुई एक जनजाति थी और जनजाति आते हुई 5 भागों में बढ़ गई। 5 भागों में बढ़कर कनिष्क जो था ये कश्मीर के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज तेलंगाना में इसका बहुत अच्छा खासा इतिहास बताया हुआ है कनिष्क का। और उसमें बताया गया है कि कनिष्क 78 ईस्वी में दोस्तों राज्याभिषेक करता है। और राज्याभिषेक के बाद और पहला प्रश्न क्या आता है कि कुषाण वंश का संस्थापक, तो कुजुल कड़फिसस कुषाण वंश के संस्थापक थे। उसके बाद विम कड़फिसस आते हैं जो सोने के सिक्के जारी करते हैं। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के जारी करते हैं। उसके बाद आपके आता है कनिष्क आता है। कनिष्क 78 ईस्वी में ही वहाँ राज्याभिषेक करवाता है और 78 ईस्वी में ही शक संवत चलवाता है, जो कि वर्तमान भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ हवन भादो आसो काती मिगर पोह माह फागण और अपनो शक संवत। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों देखा जाए ना, अगर सही तरह से देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने, अब भारत का उस समय जो क्षेत्र था दोस्तों, वो क्षेत्र किस प्रकार से था? भारत मतलब अफगानिस्तान तक भारत की सीमा थी। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया था वो पहले अफगानिस्तान सीमा में किया था। तो 711 ईस्वी में वो युद्ध हुआ था। उसके बाद वो 712 ईस्वी में भारत के अंतर्गत युद्ध करता है और जीत जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में। 712 ही याद रखना आपको, 711 याद नहीं रखना है। अगर ऑप्शन में आ भी जाए तो 712 ही ऑप्शन कमेंट करना है, 11 नहीं करना है। अगर 12 नहीं हो ऑप्शन में तो आप 11 कर सकते हो। चलिए प्रश्न संख्या 12, लोधी वंश का संस्थापक। ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर का बेटा था कौन भैया? इब्राहिम लोधी। ठीक है,
बहलोल लोधी आपका करेक्ट आंसर होगा। 12वां सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी से एक और सवाल आता है, बहलोल लोधी ने बहलोल नामक सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का चलाया था? बहलोल नामक। प्रश्न 13, मौर्य वंश के बाद किस शासक का वंश उदय? हाँ चलिए, तो चलिए मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, सबसे पहले हम उसे याद करेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ। बृहदर्थ अंतिम शासक था। इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी, बृहदरथ की, और शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग इसका क्या था भैया? सेनापति था। इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और पुष्यमित्र शुंग से एक सवाल और आता है। वो सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है भैया? कि अपना घोड़ा छोड़ता है राजा अपना घोड़े को खुला छोड़ता है। घोड़ा चढ़ते चढ़ते कहीं भी जाए, अगर जहाँ तक जाता है वो साम्राज्य उसका होता जाता है। अगर उस घोड़े को कोई रोक ले, यदि उस घोड़े को कोई रोक ले तो वहाँ के साम्राज्य के राजा को इससे युद्ध करना होता है। तो 2 बार अश्वमेघ यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने करवाते, ये याद रखिएगा। प्रश्न 13 हो गया है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 14। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, अच्छा सवाल है। प्रश्न संख्या 14 कमेंट कीजिए। नौरोज किसने प्रारंभ किया था? बलबन। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, और आपके जो है लौह और रक्त की घटना क्या कहते हैं, ये प्रसिद्ध फारसी नौरोज त्योहार जो है ये आपके बलबन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये बलबन और ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे। चलिए 15वां सवाल, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ, अच्छा खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध, ठीक है, चलिए खानवा का युद्ध बाबर किसके साथ लड़ा था? चलिए भैया कमेंट कीजिए। तो देखा जाए खानवा के युद्ध महमूद लोधी के साथ घाघरा का युद्ध था, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध था, राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध था, और इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का युद्ध था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। 1526, 1527, 1528 और 1529। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका सेशन समाप्त। चलिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल पुनः इसी समय मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।